चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम लोग सिर्फ सवाल हल करेंगे। अब पेज संख्या एनसीईआरटी के बुक के पेज संख्या, तो पेज संख्या क्या है? 168 अपने बुक में खोल लीजिएगा। वहां पे जो सवाल जो है, सवाल नंबर 2 दिया है, दूसरा दिया है, वह कह रहा है कि कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? कह रखा है कि रेडियस आर की वैल्यू दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर बराबर है 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हमको क्या मालूम है? कैपिटल आर बराबर हो 2 गुणे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक। तो बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर हो जाएगा 2, दिस इक्वल टू हो जाएगा 20/2 10 या 20 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे हाफ, तो फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ हो गई। यहाँ पे जो लिखा गया है P168 वो पेज की संख्या है, नीचे जो लिखा गया है 2 वो सवाल का नंबर है, और ये 168 पे जो सवाल क्वेश्चन दिया गया है आपको, उसका हल हमने आपको बताया। सिर्फ जो क्वेश्चन ऐसे दिए हैं को हल करना है, सवाल लगाना है, वही मैं बताऊंगा। अगला है पेज संख्या 171 में 171 की बुक में देखें, हिंदी की बुक में नहीं। 17, और उसको अगर हिंदी की बुक में देखना है तो आप मिला लीजिएगा कि इंग्लिश वाले से। हाँ, इंग्लिश की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें देखिए 171 खोलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। यहाँ पे पहला प्रश्न है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ वही फार्मूला फिर लगेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां लिख देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? फोकल लेंथ का दूना होगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, हर एक में फोकल लेंथ क्या होगी? वो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दूना होता है। ये बात हमको याद रखनी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। हमको मालूम है यह बराबर होता है r/2, ये बराबर हो जाएगा 32/2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। लिख देंगे, सो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, एक कनकेव मिरर, इसी इसी 70 पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा अभी, पेज 17, क्वेश्चन नंबर 2 है,
ये कि a concave mirror produce 3 image of object placed at 10 meter in front of it. Where is the image located? कहाँ लोकेटेड होगी? ठीक है, तो हमको मालूम है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन produced by spherical mirror, स्फेरिकल मिरर से जो मैग्निफिकेशन निकाला जाता है वो m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बराबर होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, होती है डिस्टेंस। हम लोग मानते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी दूरी पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यानी m बराबर हो गया किसके मान के मान, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू v बाई u, ठीक है। अब क्या चीज है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट h2 बराबर हमने मान लिया h, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ इमेज लेंथ ऑफ हाइट ऑफ इमेज ये बराबर है h1, इसको हमने मान लिया माइनस 3h क्यों माने हैं, क्योंकि जो है हमारा कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है जो पर्दे पे ली जा सके, तो ये हमेशा किरण के चलने के विपरीत दिशा में, इसलिए इसको हमने क्या लिया है, माइनस लिया है। जब वो पर्दे पे ली जा सकेगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको लेते हैं माइनस में। अब देखिए क्या है, -3h अपॉन h, -3h अपॉन, फार्मूले में हमने मान रखा है यहाँ पे ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बराबर हो गया v डिस्टेंस है, जो दूरी है वो क्या है, क्योंकि ये पर्दे के सामने बनेगा तो इमेज की डिस्टेंस भी किरण के चलने के विपरीत दिशा में होगी, ये भी क्या हो जाएगा -v u, ठीक है। अब ये हो जाएगा v बाई u बराबर हो जाएगा, इसलिए h से h कट गया, -3/1, और वो कह रहा है प्लेस्ड है, यू ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है वो कहाँ है, वह आपका 10 से दूरी पर दर्पण के सामने रखा हुआ है, दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पे रखा, मतलब हुआ कि किरण के चलने के विपरीत दिशा में रखा है, -10 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हमारा v बराबर होगा -v बराबर -3 प्लस -10, दिस इक्वल टू +t, और ये माइनस है तो इधर भेज देंगे तो v का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि वह प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है
कि वो के सामने यानी किरण के चलने के विपरीत है, इसलिए उसका हमने माइनस चिन्ह दिया है। समझ में आया? अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज संख्या 176 पे खोल लीजिए, इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक 176। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, वो आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल वाला है, इसको हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल को देखिए। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको मालूम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एनएम दिया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एन बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम on speed of light in medium, speed of light in medium, मीडियम के अनुपात से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन माना सी है, ये सी है, क्या है, भी है। ठीक है, उसने बता रखा है वैक्यूम स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये दिया गया है। वैक्यूम, वैक्यूम माने होता है निर्वात, जब चीज न हो, तो हवा हवा कुछ ना हो, जैसे है 3 गुणे 10 टू द पावर 8 पर सेकेंड, ये स्पीड है, क्या कहते हैं कि वैक्यूम। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है एनजी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यह नियम माने होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, आईएनजी का मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ग्लास का ही दिया है रिफ्लेक्टिव एन जी, हमने लिखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन जी का मतलब हुआ ग्लास का, उसका इंडेक्स क्या है 1.5। ठीक है, हमें है ग्लास में उसकी स्पीड क्या है भी, तो भी बराबर होगा सी बाई एन जी, भी इक्वल टू सी अपॉन एन जी। सी की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.5, इसको कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। तो लिख देंगे सो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हम लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दूसरा जो तीसरे नंबर पे दी, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाई ऑप्टिकल डेंसिटी
एंड आल्सो द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल टेंसिटी। तो 10.3 जो हमारा बना है टेबल, पहले उस टेबल को हम बना लेंगे। 10.3 टेबल है कहाँ पे, वो आपकी किताब में दिया गया है, उसको हम पहले बना देख लीजिए। वहां 10.3 पे है, मैं बना रहा हूँ टेबल, उसको देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है पेज संख्या 176 थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल जो दिया गया है उसको बना लेंगे एकदम आराम से। ठीक है, इस तरह से खींच लेंगे। मटेरियल मीडियम और मटेरियल मीडियम, दूसरा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स, फिर है मटेरियल मीडियम और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो तालिका बनी वो इसी तरह बनी। मटेरियल मीडियम है एयर। एयर में दे रखा है 1.0003 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। फिर है आइस का दिया है 1.31। 1.31 बुक में देख लीजिए। वाटर 1.33, वाटर 1.33, और उसके बाद एल्कोहल 1.36, और दूसरा दिया है कनाडा बाल्सम, कनाडा बाल्सम, इसका दिया 1.53, और एक और दिया है रॉक साल्ट। ये है 1.54। ये चीजें दी गई। ठीक है, ये दो कॉलम खाली नहीं का दे रखा है। अब इसमें कह रहा है फाइंड आउट फ्रॉम दिस द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोवेस्ट डेंसिटी कैसे हम निकालेंगे, ये हमको बताना है। और भी चीजें, केरोसिन भी है, फ्यूज रिक्वायर्ड, ये है ना, केरोसिन वगैरह दिया होगा है। तो अब क्या कहते हैं कि हमको ये बता, टेबल देख लीजिए, और भी टेबल में नीचे है। टेबल को और बढ़ाएंगे तो और अधिक है। चार चीजें और दी गई हैं, 1 2 3 4। बना लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि टेबल है ये नहीं है, आधा टेबल बना हुआ जगह पे।
उसी को और आगे बढ़ा ले रहे हैं। इसमें केरोसिन है, केरोसिन 1.44, और इसके बाद है फ्यूज्ड क्वार्ट्ज 1.46, फिर टर्पिनाइल 1.47, और ये है बेंजीन 1.5। कलम और बनाइए इसी में नीचे। बेंजीन के बाद क्राउन ग्लास 1.52, फिर है डेंस ग्लास 1, कार्बन डाई सल्फाइड 1.63, और डेंस फ्लिंट ग्लास, डेंस फ्लिंट, ये आपका क्या कहते हैं 1.65, रूबी पत्थर होता है 0.71, फिर है सैफरिन, ये भी पत्थर है 1.77, और फिर दिया है डायमंड 2. क्वेश्चन ये था कि मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट किसकी होगी, जिसका रिफ्लेक्टिव से अधिक होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। ठीक है, तो विच मीडियम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, which has reflective index maximum who has highest optical density, optical density, उसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, अधिक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, डायमंड, तो लिख दे डायमंड हैज ऑप्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, और जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लोएस्ट होगी वह सबसे कम क्या कहते कि क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है। तो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, लोएस्ट ऑप्टिकल
डेंसिटी इक्वल टू एयर। एयर की देखिए सबसे कम दिया गया है, एयर का दिया है 1.0003। तो सबसे कम जो लोएस्ट है वो एयर का है तालिका में, और हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट है, ये सबसे अधिक दिया है हाईएस्ट। और लोवेस्ट कौन है? एयर। एयर यहाँ दिया है 1.003। ये क्या है? लोवेस्ट है। इसी से इसके हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ही पता कर लेंगे कि जिसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान अधिक होगा, क्योंकि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल होगी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मान जिस ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी उतनी ही। फिर आया है, उसी को टेबल को लेके चला है, 10.3 वाला ही लिया है टेबल जो है, हाँ टेबल को ही लिया गया है। 10.3 टेबल की चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि were given kerosene, tarpaulin and water in which light travel fastest। ठीक है, 10.3 टेबल से हमें इसको निकालना है। टेबल वही जो ऊपर एबव टेबल है, ये भी पेज 176 पे है, और क्वेश्चन नंबर है ये एज एबव टेबल हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम हो कि जो ऊपर पहले वाला टेबल क्वेश्चन थ्री है, उसी टेबल को हमें देखना है। और देखकर हमको ये तीन चीजें दी गई हैं, केरोसिन, टर्पलिन एंड वाटर। इस इसकी क्या कहते हैं, स्पीड फ्लाइट किस, तो स्पीड ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल कितनी होती है? कौन? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। भाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर होगा एनएम के बराबर। हमको मालूम है कि एनएम बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एयर में सी है लाइट की चाल, और उसमें भी है, तो सी बाय, तो इससे निष्कर्ष निकला v इक्वल टू हो जाएगा अपॉन एन एम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि v क्या 1/nm, मतलब कि रिफ्लेक्टिव जो उस पदार्थ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़े वहां होगा स्पीड ऑफ लाइट घटती जाएगी मीडियम में, क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? बढ़ती। हमारे पास तीन चीजें दी गई जिनका हमको निकालना है। पहला दिया गया है केरोसिन, पदार्थ है केरोसिन, केरोसिन। दूसरा पदार्थ हमने ले रखा है टार्पलिन, टर्पेंटाइन, और तीसरा पदार्थ हमने ले रखा है वाटर।
और तीनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एनएम का मान क्या है हम बता दे रहे हैं आपको। इन तीनों का एनएम दिया गया है। एनएम का मान क्या है हम अभी तालिका से केरोसिन का है 1.44, यहाँ पे 1.44 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ये 1.47 और वाटर का है 1.33। अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू 1/nm। एनएम का मान जितना कम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी अधिक होगी। तो यही इसने पूछा है कि इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो लिख देंगे इन व्हाट द एनएम ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज लोएस्ट, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of water is just the in materials speed light is fastest in water। मटेरियल दिए गए हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर में सबसे, ठीक है, वो पूछ रहा है किसमें सबसे तेज होगी। कह रहा है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन टेबल 1। तो हमने बता दिया जो यूज किया है वो यही यूज किया है। यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.433 है, सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बराबर है 1 अपॉन ये अपॉन एनएम के, यानी कि एनएम का मान जैसे ही बढ़ाएं स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, एनएम का मान जैसे ही घटाएंगे स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी। ये हमको दे देना था आंसर। इस हम लोगों का सवाल जो है पेज संख्या पेज संख्या 184 पे लिखिए 184 पेज संख्या 184 184 पे पहला कह रहा है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। एक डायोप्टर किसी लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं। वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस को क्या डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे पहले क्वेश्चन में। तो हमको मालूम है पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पी जो होता है पी पावर ऑफ लेंस, पी पावर ऑफ लेंस, पी P प्रोपोर्शनल टू 1/f। और f का मान क्या होना चाहिए, f जो है मीटर में होना चाहिए। f जो है फोकल लेंथ का मान क्या होगा, मीटर में होना चाहिए। तो उसे हम डायोप्टर कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। वन डायोप्टर हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिख देंगे वन डायोप्टर
एक डायोप्टर जो है किसी लेंस की क्षमता जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, 1 मीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की क्षमता एक डायोप्टर कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? 1 डायोप्टर is defined as the power of a lens of focal length वन मीटर, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी उसको हम 1 ये। फिर अगला क्वेश्चन, है एक कन्वेक्स forms a real and inverted image of needle at 50 centimeter from it. Where is the needle placed in the convex lens? If the image is equal to the object, also find the power of the lens. ये दो क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस का जो है चित्र, अब हमारे पास जो बनाना है वो चित्र बनाना है। चलते हैं इसका चित्र बनाते हैं। दूसरा में पेज 184 दूसरा सवाल है, कन्वेक्स लेंस एक बना लेंगे। मान लीजिए ये लेंस है और अच्छा नहीं भी बना हो सकता है, उसको आप लोग निग्लेक्ट कर लीजिएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कह रहा है कि real and inverted needle from distance 50 centimeter front of this. Where is the needle placed in front of a convex lens if the image is equal to the size of the object? ठीक है, तो इमेज कब बराबर आती है, जब वो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्थित होता है, यानी कि 2f पे स्थित होगा तो उसकी इमेज क्या होगी, बराबर आएगी। तो हम यहाँ पे ये जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे बीच वाला बिंदु ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पे एफ है, यहाँ से यहाँ पे ये एफ है, F1, ठीक। इसको हम मान ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर 2, और ये हो गया F1, और इससे दूरी पे हो गया ये F2, F2 नहीं 2F1, यानी इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। सी पे स्थित होगी, तभी क्या कहते हैं कि इमेज। अब इधर जो है F2, और ये हो गया 2F2, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे स्थित है, 2F1 पे स्थित है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या नियम है, नियम इमेज बनने का ये है कि एक किरण निकलेगी, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और लेंस से टकराने के बाद F2 से होते हुए निकल जाएगी। पहली किरण जो है वो F2 से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी किरण क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से जो किरण निकलेगी वह सीधे ऑप्टिकल सेंटर O से होते हुए जाएगी और जाके ये इस तरह से काटते हुए आगे बढ़ जाएगी। और ये जहाँ पे काटेंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं, हमारे चित्र बड़ी होगी, यहाँ पे क्या होगा, ये इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन
हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे हुआ होगा, वैसे इमेज इसका बराबर और यहीं पे बनेगा, F2 पे ही। ठीक है, और ये किरण के चलने की दिशा यही रहेगी। ले इसी प्रकार से किरणें चलती हैं। एक किरण निकलती है जो प्रिंसिपल एक्स अंतर जाती है और F2 से होकर निकलती है, और दूसरी किरण जो है वह क्या करेगी, वह आपके उससे होके जाएगी, से प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, और वहां से होकर जाएगी और क्या कहते हैं कि वह सीधे निकल जाएगी, और ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे इसका आंसर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए at the center of curvature of a convex lens of a convex lens, its image is formed at the center. Image is formed at the center of curvature on the other side of the lens. On the other side of the lens, the image is inverted and the same size. Inverted and the same size as the object. As the object. वह क्या होगी, उल्टी होगी और ठीक ऑब्जेक्ट के साइज की होगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी वो इमेज प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर हो गया -50 सेंटीमीटर। ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है और नियम भी लिखना बहुत जरूरी है कि जब किसी भी उत्तल लेंस के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हो अथवा फोकस दूरी के दुगना दूरी पर कोई वस्तु रखी हो, उसका ठीक उसी के बराबर प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दूसरी साइड 2f2 दूरी पर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे पर उसी के माप के बराबर वास्तविक और उल्टा बनता है। ये हमको लिखनी पड़ेगी। इमेज डिस्टेंस v बराबर है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इमेज जो है किरण के चलने की दिशा में ही ले रहे हैं। इमेज डिस्टेंस v बराबर है 50 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जब को पता करना है, इक्वल टू एफ। अब लेंस का फार्मूला हमको मालूम है, फार्मूला
बाय लेंस फार्मूला 1/v। फोकल लेंथ क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि इसमें पूछा है कि लेंस ज्ञात कीजिए, और जब फोकल लेंथ ज्ञात होगी तब क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। 1/v -u बराबर 1/f, ये लेंस का फार्मूला है। मतलब 1/50 माइनस 1/- बराबर 1/, इससे निष्कर्ष निकला 1/f बराबर हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, ये बराबर हो जाएगा 2/50, 2 एकम 2, 25 बार में, तो ये हो जाएगा f बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर f का मान आ गया। सो पावर ऑफ लेंस P बराबर होगा, सो ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस हो जाएगा 1/f। 1/f होगा, 1/f होने का मतलब हुआ f का मान मीटर में चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट बटा में 100, ये बराबर हो जाएगा 0.5 मीटर। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/, दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर गुणा कर देंगे, बटा में 25, 25 से कम 25 चौक के 100 बराबर 4 डायरेक्टर, इसकी क्या हो जाएगी क्षमता हो जाएगी, वो भी 4 डायोप्टर, इसको हम लिख सकते हैं बराबर +4 डायोप्टर। ये लेंस की हमारी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो लेंस हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें ज्ञात कर लेंगे। इस सवाल में जो दिया गया था, यदि एक उत्तल लेंस है, उसके सामने की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कि बराबर बताया था, जो उन्होंने कह रखा था वो ये कह रखा था कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म एंड इन्वर्ट of the needle at a distance from 50 centimeter from it, where placed in front of the convex lens if the image is equal, कहाँ पे उसको लोकेट किया जाए कि वह साइज का क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब बना दे। ठीक है, तो उसको की जाए 50 सेंटीमीटर, अगर 2f पे रखी जाएगी तो उतनी ही दूरी पर क्या है, पीछे भी 2f पर ही उसका क्या होगा और इन्वर्टेड बनेगी। फिर कह रहा है पावर ऑफ लेंस निकालना था, तो फोकल लेंथ बाद हमने क्या किया, पावर ऑफ लेंस हमने पॉजिटिव में आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ इसका क्या कहते हैं कि हमने निकाल के रख लिया। क्वेश्चन नंबर इसी में तीसरा इसी पेज पे, पेज 184 पे क्वेश्चन 3 है, पेज 184 क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यह बराबर दिया है 2 मीटर दे रखा है, f इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पावर ऑफ लेंस, लेंस क्या होगा, पावर की बेस इसकी क्या होगी P। तो हमारा जो कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है, ये जो दे रखा है कनकेव लेंस की, ये माइनस में होती है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे -2 मीटर। और पावर ऑफ लेंस P बराबर होगा, पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू होगा 1/, ये बराबर हो जाएगा 1/-2, बराबर हो जाएगा 0 -0 डायोप्टर -0.5 डायोप्टर। और माइनस चिन्ह क्यों लगाएगी, क्योंकि ड्यू टू द डाइवर्जेंट नेचर ऑफ कनकेव लेंस का होने के कारण माइनस चिन्ह लगाया गया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह हमने 184 पेज तक जो भी सवाल थे उनको हल कर लिए। जो बचे हुए हैं
वो हम लोग क्या कहते हैं शाम को हल करेंगे।